प्यारी बच्चियों, छोटे भाइयों, मुझसे बड़े सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं अपनी बात को रखने से पहले आपसे आग्रह करूंगा कि आप बैठ जाओ, क्योंकि मेरे अनुभव है और आप जानते हैं मैं बिना अनुभव के कोई बात नहीं कहता। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने अपने स्थान पर बैठना है और जहां बैठने की व्यवस्था नहीं है वो थोड़े से पीछे होना है। मैं इसका कारण भी आप लोगों को बताऊंगा। मैं इसका कारण जिम्मेदारी से आपको बताऊंगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगले 1 मिनट में आप मेरी बात को माने और बैठ जाए। जो लोग वहां आए, अगर बात चेयर है तो चेयर वाले लोग बैठ जाए और चेयर नहीं तो जो चेयर के पीछे हो जाए, जिससे जो बैठे हुए लोगों को परेशानी ना हो। मैं इसका कारण भी आप लोगों को बताऊंगा और मेरा विश्वास है कि कारण को जानने के बाद आप मेरी बात को समझ जाएंगे कि मैंने आपको बैठने को क्यों कहा। ये जो बीच में नौजवान खड़े हैं, थोड़े से मदद करा दो। और ये जो नौजवान है, जो मैं तो समझता हूं ये एक बात को मान लेते हैं, लेकिन ये ऐसा व्यवहार इससे भी मैं सहमत नहीं। कुर्सी नहीं तो पीछे चले जाओ। आपकी वजह से दूसरा भी आदमी परेशान होगा तो ये तो अच्छी बात है। समझ गया कुर्सी कौन है, ये बात मैं आपकी मान गया कुर्सी कौन है, लेकिन आप अपने खुद को भी परेशान रखो, दूसरे को परेशान करोगे तो अच्छी बात नहीं। थोड़ी सी मदद कराओ, तेजी से मदद करा दो। समय कम है और समय चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। ये जो ये नौजवान इनसे भी कह रहा हूं, प्यारे साथियों, आज जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की विचार परंपरा के वाहक स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी की कर्म भूमि इलाहाबाद प्रयागराज में मैं आज इस 18वें प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आपके बीच पहुंचा हूं। ये सम्मेलन सहारनपुर से शुरू हुए थे। पहला सम्मेलन सहारनपुर में हुआ, पश्चिम के मंडलों को होता हुआ ये बुंदेलखंड पहुंचा। बुंदेलखंड के बाद लखनऊ और पूर्वांचल के मंडलों को छूता हुआ, रोहिलखंड के मंडलों को छूता हुआ और यहां प्रयागराज में 3 बार ये कार्यक्रम कैंसिल हुआ और आज बड़ी मुश्किल से संगीनों के साए में, पुलिस के जबरदस्त पहरे में ये कार्यक्रम हम सब लोग सफल करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं सर्वप्रथम सभी जिले के कमेटियों को, मंडल के नेताओं को, प्रदेश कमेटी के साथियों को और यहां उपस्थित हजारों की संख्या में पहुंचे मुझसे प्यार करने वाले मेरे परिवार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। प्यारे साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और नमन मैं इसलिए करता हूं क्योंकि जब मैं उनके जीवन को देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि अगर ये महापुरुष ना होते तो आज औरों को छोड़िए, मेरे जैसे गरीब परिवार का प्राइमरी स्कूल के टीचर का बेटा भारत की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर नहीं होता और यहां इस मंच पर खड़े होकर अपनी बात को नहीं रखा होता। प्यारे साथियों, मैंने आपको बैठने के लिए इसलिए कहा था, मेरा अनुभव है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और टीचर अपनी बात को पढ़ाया करता था, समझाया करता था, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते थे जो बहुत गंभीरता से टीचर की बात को सुनते थे, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते थे जो जब टीचर पढ़ा रहा होता था
कभी आपस में बात करते थे, कभी इधर उठते थे, कभी उधर उठते थे, कभी इधर बैठते थे, कभी उधर बैठते थे, कभी इधर उधर भागने का काम करते थे, कभी इधर उधर कूदने का काम करते थे। तो अध्यापक तो अपनी पूरी मेहनत कर देता था और बाद में जो विद्यार्थी इस तरह का व्यवहार करते थे और उनकी समझ में कुछ नहीं आता था, तो जब पेपर आता था और वो क्वेश्चन आता था तो वो उत्तर के नाम पे कुछ नहीं लिख पाते थे और परिणाम जब उनका आता था तो परिणाम भी 0 के रूप में आता था और रिजल्ट भी 0 के रूप में आता था। बहुत लंबे समय से हम लोग चौकों पे, दहलीजों पे सर रगड़ रहे हैं और हाथ फैला के मांग रहे हैं। अगर हम खुद को तैयार नहीं करेंगे तो ये मांगने की प्रक्रिया अभी 100 साल रुकने वाली नहीं है। इसलिए हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमें क्या बनना है। हमें तय करना पड़ेगा कि हमें मांगने वाला बनना है या देने वाला बनना है। आज तो संविधान ने सब कुछ हमारे हाथ में रख दिया है। अगर हम पढ़ लिख लें, बेहतर पढ़ाई कर लें, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील जब बन जाए तो कुर्सियों पर बैठ के जिला भी चला सकते हैं, प्रदेश भी चला सकते हैं, देश भी चला सकते हैं। और अगर अपनी वोट को तैयार कर लें, जनमत तैयार कर लें, भाईचारा तैयार कर लें, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि हम विधायक भी बन सकते हैं, सांसद भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, केंद्रीय मंत्री भी बन सकते हैं और इस देश की राजकाज को अपने हाथ में ले सकते हैं। अपने लोगों के आंसू भी पूछ सकते हैं, अपनी दर्द तकलीफों को कम भी कर सकते हैं। प्यारे साथियों, मैं याद करूंगा महाभारत तथा अद्भुत को। आप महसूस करके देखो कि उन्होंने राजपाट छोड़ी और लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के लोगों के बीच में जाके ज्ञान अर्जित करके लोगों को समझाने का काम किया और उनके वजह से इतना बड़ा परिवर्तन आया कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी, राजशाही व्यवस्था थी, उसमें भी मानवतावादी विचार को आगे बढ़ने का मौका मिला। उनके बाद 600 साल पहले जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा का विचार देके, बेगम का मतलब होता है, एक बेगम वो होती है जो राजा की होती है और एक बेगम जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, बेग और गम, यानी कि बिना गम। ऐसा राज व्यवस्था जहां किसी के जीवन में कोई गम ना हो, ऐसी राज व्यवस्था 600 साल पहले जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने यही बनारस से देने का काम किया और पूरी दुनिया में मानवता के विचार को फैलाने का काम किया। उनके समकालीन, उनके आसपास गुरु नानक देव ने पंगत में संगत का विचार किया और चारों वर्णों के लोगों को एक सूत्र में पिरो के भाईचारे की बात की और दुनिया को संदेश दिया कि मिलजुल के भाईचारा पैदा करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तब संविधान में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई छोटा मोटा तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक ही तरह की प्रक्रिया से और मां की कोख से लोग जन्म लेते हैं। एक मां की कोख ऊंची और दूसरी मां की कोख नीची नहीं हो सकती है। इंसान इंसान बराबर है। ऐसा ही विचार गुरु वाल्मीकि जी ने, ऐसा ही विचार सब गार्गे जी महाराज ने, ऐसा ही विचार नारायण गुरु ने, ऐसा ही विचार गुरु घासीदास ने और सोए हुए समाज को जगाने के लिए ऐसा ही विचार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने दिया, मां सावित्रीबाई फुले ने दिया। जुल्म सहे, अपमान सहा, अन्याय सहा, जान पर बनाए, लेकिन गरीबों को पढ़ा लिखाकर मुख्य धारा में लाके उनको दो दुश्मन का एहसास करा के और उनको तरक्की का रास्ता दिखा के और अपने लिए सब कुछ निछावर कर दिया, अपना सब कुछ। अंत समय में कहते हैं कि उनके पास अपने इलाज के पैसे भी नहीं थे और मैं महाराज जाता हूं मेरे लोगों, तो महाराज ने उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम उन्होंने किए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल बनाए हैं कि उनके मुकाबले का कॉन्ट्रैक्टर नहीं। प्यारे साथियों, ये महापुरुषों की बात जब मैं कर रहा हूं तो मैं याद करूंगा सामाजिक न्याय के उस प्रोधा को जिनको हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले नहीं, छत्रपति साहू जी महाराज कहते हैं, जिन्होंने
आरक्षण में से हिस्सेदारी देकर जोड़कर, और जो आज भी देश में छुआछूत भेदभाव है, उस समय शेड्यूल कास्ट के, जिसको आज शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति दलित कहा जाता है, उसे दलित समाज के व्यक्ति की चाय की दुकान खुलवाकर उस चाय की दुकान पर खुद चाय पीकर सामाजिक भाईचारे का इतना बड़ा संदेश राजा होने के बाद दिया, जो आज के छोटे छोटे पदों पर बैठे लोग नहीं दे पाते। और मैं बात कर रहा हूं 1902 की 50% आरक्षण, मगर यहां ये भी जान लो कि पिछड़े वर्ग का मतलब सिर्फ आज के आरक्षण, आज के संवैधानिक व्यवस्था में पिछड़ी जातियां नहीं। पिछड़े वर्ग का मतलब ओबीसी कम्युनिटी, यानी कि आज का एससी, एसटी, ओबीसी उस समय का पिछड़े वर्ग था। तो आप ये भी समझो कि 1902 में आज जिनको हम पाल, प्रजापति, कश्यप, सेन, विश्वकर्मा, सैनी, मौर्य, ठाकरे, सिंह, केवल, राजभर, मल्ला, मुनिया, चौहान, जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी, तमाम तरह की जातियों के रूप में देखते हैं, और उनके बाद खुद को जाटा, चमार, वाल्मीकि, पाठी, धोबी, कोली, सोनकर, तमाम जातियों में देखते हैं। ये सब एक ही परिवार का हिस्सा है। अगर एक परिवार का हिस्सा नहीं होता तो छत्रपति साहू जी महाराज इनको अपना परिवार मान के इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं करते। लेकिन इस देश में जिनके हाथ में राजकाज था, उन्होंने इतने टुकड़ों में बांटा है, और इसलिए बांटा है, इतिहास कहता है कि जब एक बार हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य जी के नेतृत्व में एकजुट हुए थे, तो हमने देश में सामंतवाद की जय काट के उनको घुटनों के बल जो है करने के लिए मजबूर कर दिया था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य जी का शासन था, सम्राट अशोक का शासन था, तो पूरी दुनिया में अखंड भारत होता था। इसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक थी, तब यह अखंड भारत था। उसके बाद न अखंड भारत बना, और न अखंड भारत तब तक बन सकता है जब तक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को मानने वाले लोगों के हाथ में राजकाज नहीं आएगा, तब तक ये भाईचारा नहीं बन सकता है, तब तक ये राज व्यवस्था नहीं लागू हो सकती है, जो मानवता के भाईचारे की व्यवस्था। ये ज्ञान मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप ज्ञान को भूले हुए लोग हो, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है, वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। प्यारे साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार रामानायक स्वामी, पेरियार मलय यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कस्तूरी ठाकुर, इस देश में महिलाओं को, मैं आज स्कूलों में जाता हूं, बच्चियों से बात करता हूं, उनकी तरफ देखता हूं, तो महसूस होता है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं देते, तो किसी भी जाति धर्म की महिला आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, आज तो महिलाएं ट्रेन उड़ाती हैं, जेट विमान उड़ाती हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं, सीमा पर सुरक्षा करती हैं, डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षा करती हैं, कलेक्टर बन के जिले की कुर्सी पर बैठ के जिले को चलाती है, और प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के प्रदेश को चलाती है, और देश में प्रधानमंत्री बन के देश को चलाती है। और वर्तमान में हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी महिला है, जो पूरी दुनिया में भारत का नेतृत्व करती है, वो भी महिला। ये किसने किया था कि महिलाएं करोड़ में चली जाए? ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में सुनिश्चित किया कि महिलाएं छोटी नहीं है, महिलाएं बराबर, महिलाएं को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं, याद करता हूं, उनको आदरांजलि देता हूं, उनको जीरा सलाम पेश करता हूं। मैं मानव काशीराम साहब को याद करता हूं, जिनका परिनिर्वाण दिवस अभी कुछ दिन पहले हमारी पार्टी में सभी मंडलों को बनाने का काम किया। और हमारी पार्टी में नहीं, आज इतिहास को देखो आप उठा के, कोई दल ऐसा नहीं था जिसने जीते जी मानव काशीराम साहब को अपमानित करने में कोई कमी छोड़ी हो, उनका आरोप लगाने में कमी छोड़ी हो। आज हर एक दल मानव काशीराम साहब की परिनिर्वाण दिवस को मनाने का काम कर रहा है। ये भी
के दायरे में नहीं आता मेरे भाई। मैं याद करूंगा महामना राम वर्मा जी को, चौधरी महाराज सिंह भारती जी को, बाबू सिंह परमसिया जी को, परमानंद लोधी जी को, संतराम बी प्रजापति जी को। मैं याद करूंगा सोनकर समाज में जन्मे सरगुजी लाल साहब को, जिन्होंने राजपिता ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर, और जब ये मैंने नाम लिया तो बहुत सारे लोग तो सोच जाओगे ये संतुजी लाल कौन है, तो पहली बार भाई ये संतुजी लाल कौन है भाई? ये संतुजी लाल वो है जिन्होंने सत्तर सोदक समाज के काम में मान्यवर जो हमारे प्रमुख रहे हैं राजपिता ज्योतिबा फूले, उनका हाथ बढ़ाने का काम किया, उनकी ताकत बनने का काम। प्यारे साथियों, मैं देश की आजादी के वीर पुरोधाओं को भी याद करता हूं, शहीद जंग सरदार भगत सिंह जी को भी याद करता हूं, अशफाकुल्लाह खान साहब को भी याद करता हूं, वीर अब्दुल हमीद साहब को भी याद करता हूं, सुखदेव साहब को भी याद करता हूं, चंद्रशेखर आजाद जी को भी याद करता हूं, करतार सिंह सराभा जी को भी याद करता हूं, उधम सिंह जी को भी याद करता हूं, और मैं लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लखन पासी जी को भी याद करता हूं, उनको भी नमन करता हूं, महाराजा बिजली पासी को भी याद करता हूं। मां उदा देव जी के बारे में जिक्र किया था रियाज भाई ने, मां उदा देव को भी, उनके सोने को भी, मां झलकारी भाई को भी, मां अंतिका लोधी को भी, मां फातिमा शेख को भी, और वीरांगना मां फूलन देवी को भी याद करता हूं, जिन्होंने महिलाओं को अपने में लड़ना सिखाया। प्यारे साथियों, ये नाम मैंने इतिहास है, और जब तक आप अपने इतिहास को नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं पता है, आज पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं पता है कि मंडल कमीशन का विरोध कौन करा, और कौन नहीं चाहता था कि देश में मंडल कमीशन लागू हो कि पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण के जरिए कुर्सी में बैठने का मौका मिले। कौन था विरोधी? कौन मंडल के आड़ में समय राजनीति कर रहा था? कौन मंडल के आड़ में धार्मिक यात्रा निकाल रहा था कि मंडल की लड़ाई को प्रतिरोध कर दिया था? कौन था जो 2013 में ये कह के आए कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे? कौन था? कौन सी सरकार थी? कौन सी पार्टी थी? नहीं जानते हैं। बस निजी स्वार्थों में नैतिक पतन हो गया है कि अपने समाज के अधिकारों को पीछे छोड़ देते हैं, और एक एमपी एमएलए बनने के लिए विरोधी विचारधारा जिन्होंने आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया, उनकी कुर्सियों पर जाकर बैठ जाते हैं, अपने समाज को पढ़ने के लिए छोड़ देते। ये हाल हो गया, राजनीति का नैतिक पतन हो गया। समाज साथियों, प्रमुख जन सम्मेलन ही क्यों, इस पर किशोर साहब ने बड़ी गंभीरता से अपनी बात रखी कि प्रमुख जन सम्मेलन ही क्यों, क्योंकि सारी पार्टियां प्रमुख जन सम्मेलन करती थी। आपने पहले भी सुना होगा, एक समाज को मंच पर बिठाया जाता था और बाकी लोगों को सामने बिठाया जाता था, और ये एहसास कराया जाता था, जैसे मनुस्मृति कहती है कि ये ऊंचे हैं और आप नीचे हैं, वैसे ही कहा जाता था कि ये बताएंगे और आपको सुनना है। और मैं मानता हूं कि जब 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ, उस दिन के बाद ना कोई तोप ऊंची थी और ना कोई तोप नीची थी, और मां की तोप बराबर थी, ना कोई ऊंचा रहेगा और ना कोई नीचा रहेगा, और जो ऊंचे नीचे को मानने का काम करेगा, और जब उसको जो है सबक सिखाने का काम, संवैधानिक मर्यादा में रहकर आजाद समाज पार्टी करने का काम। समाज साथियों, आज प्रमुख जन सम्मेलन का अंतिम पड़ाव है, लेकिन मेरी आंखें उन भाइयों की तरफ है जिन्हें 2 महीने जेल में काटने पड़े हैं, जिनकी पीठ पे लाठियां पड़ी हैं, जिनसे कान पकड़वाए गए हैं, जिनको अपमान करना किया गया है। और मेरी बात को, मेरे वचन को याद रखना, वो लाठियां आपकी पीठ से नहीं पड़ी थी, वो आपके भाई चंद्रशेखर आजाद की पीठ से पड़ी थी। मेरी बात और समय बदलेगा मेरे बहादुर योद्धा, समय बदलेगा। कान आपके पकड़े गए थे, लेकिन आंख से आंसू चंद्रशेखर आजाद के बहे थे। मेरी बात को आप याद रखना। समय बदलेगा, और जब समय बदलेगा आप भी यही रहोगे और हम भी यही रहेंगे, और जुर्म करने वाले भी यही रहेंगे।
जुर्म का हिसाब भी होगा। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, आज देश का माहौल क्या है? मैं बड़ी पीड़ा में हूं और मैं अपनी भावना को भी नहीं रोक पा रहा। उसका कारण है कि जब मैं आपकी तरफ देखता हूं और मैंने वीडियो में आपके जुड़े हुए हाथ और आपके पकड़े हुए कान देखे थे, तो वो दृश्य चीख चीख के मेरी आंखों में आ रहा, उसको मैं भुला नहीं पा रहा। और मैंने कहा कि सम्मेलन तब होगा जब मेरे भाई जेल से बाहर आ जाए, वरना ये सम्मेलन किसी और जिले में भी हो सकता है। लेकिन एक बात हम लोग भूल जाते हैं, अगर हम इन सरकारों से न्याय की उम्मीद करेंगे या हक की उम्मीद करेंगे तो ये हमारी गलतफहमी हो सकती है, इसमें सच्चाई नहीं। क्या कभी जालिम किसी गरीब का हमदर्द हो सकता है क्या? दोनों हाथ भागवता हो सकता है क्या? मेरे प्यारे साथियों, माहौल सुनो क्या है? माहौल ये है, और मैं मानूंगा तब जब अपनी मेरी बात को दिल में लगा के जाओगे और यहां से जाने के बाद सोओगे नहीं घर में। जब तक मेरे दर्द को कम नहीं कर दो तब तक सोओगे नहीं। हाल क्या है? हाल ये है, आपके पड़ोसी जिले मध्य प्रदेश में एक मुहिम चल रही है और राज्य की सरकारें भी चुप है और केंद्र की सरकार भी चुप है। वो मुहिम चला रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं। इस बात बारे में चलेगा, मैं सरकार तक पूछने का काम करूंगा कि सरकार का रुख इस बात पे क्या है, क्या बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है या नहीं है, और अगर है तो ऐसे परमिशनल प्रोग्रामों को परमिशन की आधार पर मिल रही है जहां बड़े बड़े बैनर लगा के ये कहने का काम किया जा रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं। एक मुहिम चल रही है, कोई बाबा साहब का बल टिप्पणी करता है, कोई उनको अंग्रेजवादी बताता है और इस मुहिम को सपोर्ट किया जा रहा है, इस मुहिम को संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे, नहीं चुप बैठे, लेकिन आप जानते हो कि ये सरकारें चाहती है कि हम संवैधानिक रास्ता छोड़ के और अपनी लड़ाई को लड़ने के लाठी डंडे का प्रयोग करें। ये सरकारें जानती चाहती हैं, लेकिन आप जानते हैं अगर हम कानून को हाथ में लेंगे तो हमें गोली मारना, हमसे मुकदमा लगाना, हमें जेल भेजना इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब हमें निर्दोष होते हुए जेल भेज सकते हैं, तो अगर हमने इतना सा भी कुछ कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया तो इनको तो घर बैठे बैठे मौका मिल जाएगा हमारे लोगों को जेल में घुसने का। हालांकि भीम आर्मी के लोग जेल से नहीं डरते। डरते हैं क्या? डरते हैं क्या? नहीं डरते, बिल्कुल सच नहीं डरते। और जब जेल में रह गया डरते हैं क्या? दोबारा जाना पड़ा जाओगे क्या? ईमानदार के दोनों हाथ भाई मिला दोगे। सामंतवाद की जड़ों को मैं देख रहा हूं, तुम्हारे जड़ों को चिंता मत करो। सामान्य साथियों, एक मुहिम वहां चल रही है और एक मुहिम नहीं है, और मुहिम बताता हूं आपको। यही रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया, मारा गया। और मारने वाले क्या कह रहे थे उसको कि हम बाबा के लोग हैं। बोले नहीं बोले? बोले नहीं बोले? और मारने वालों में से कोई ये वो भी था जो कह रहा था कि गुलाम ने आजाद को सुना है। किस गुलाम ने बोला ना उसने कि गुलाम ने आजाद को? जिस दिन आजाद आएगा, जिस दिन आजाद आएगा उस दिन इन गरीबों की आंखों में आंसू नहीं आएगा। मेरी बात को आगे आप और किसी सामंती में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इनकी बच्चियों की तरफ, इनकी जमीन की तरफ, इनके स्वाभिमान की तरफ आंख उठा के देख ले। किसी सामंती में इतनी हिम्मत नहीं होगी जिस दिन आजाद आएगा। मेरी बात को और मेरी बात पे गौर करो। वो पिट रहा था, वो पिट रहा था
उसकी आंखों में उम्मीद थी कि कोई उसको बचाने आएगा, लेकिन वो उम्मीद कानून व्यवस्था से नहीं थी, इस सरकार से नहीं, क्योंकि मारने वालों को सरकार का संरक्षण है मेरे भाइयों, मारने वालों का संरक्षण। प्यारे साथियों, अभी मैं चंडीगढ़ से लौटा, कल मैं चंडीगढ़ गया और चंडीगढ़ में क्या हुआ, भाई पूरण जो आईजी रैंक के अधिकारी थे हमारे, भाई पूरण कुमार, 2020 में मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा भाई विभाग में भैया बहुत जातिवाद है, मेरी मदद कराओ, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। हमारी टीम ने वहां प्रोटेस्ट किया, आप सोशल साइट उठा के देख लो, ज्ञापन दिया, सरकार से जवाब मांगा और फिर उनके साथ होने वाले न्याय में रोक लगी। 21 में उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई मेरे साथ अन्याय हो रहा है। 21 में हमने उनके बात को उठाया, लॉकडाउन का समय था, मैंने सारे वरिष्ठ अधिकारियों से बात की कि भाई ये अच्छी बात नहीं, लेकिन सामान्य साथियों आप गौर करो, ना कोई कानूनी प्रक्रिया फॉलो की गई, ना कोई नियमों को पालन किया गया, नियमों को ताक में रखा गया। आईजी लेवल के हमारे अधिकारी को एक झूठी रिपोर्ट बनाकर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का काम किया। और अब हमने फिर से गवाही देकर बताया, अगर चोर को चोर कहोगे तो कभी इस बात का बुरा नहीं मानेगा, मानेगा क्या? लेकिन ईमानदार को चोर कहोगे तो उसको तकलीफ होगी या नहीं होगी? जब उस ईमानदार आदमी को भ्रष्टाचार में लिप्त बनाने का काम किया गया और क्या बीती होगी भाई पूरण कुमार मेरे भाई पर, कि उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से, आप समझते हो आदमी सुसाइड कब करता है? मैं आपको बताता हूं, सुसाइड पंकज भाई यहां बैठे, सुसाइड आदमी तब करता है जब वो नाउम्मीद हो जाता है कि अब मुझे न्याय नहीं। एक आईजी लेवल का अधिकारी जब नाउम्मीद हो गया कि अब मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तब उसने गोली चला दी। उसकी बेटी ने 1 साल से उनकी शकल नहीं देखी, उसकी पत्नी जापान दौरे पे थी, मैं कल गया, उनके आंसू सूख गए हैं, उनका गला सूख गया है और कोई उनकी सुनने वाला नहीं। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? हमारा रायबरेली का हरिओम वाल्मीकि सेफ नहीं है, हमारा आईजी लेवल का अधिकारी सेफ नहीं है, हमारा कोई आदमी व्यासपीठ पे बैठ के कथा करता है तो उसका चोटा काट के उसको मूत्र विसर्जन उसके ऊपर किया जाता है, मूत्र से उसको स्नान कराया जाता है। और अब तो हाल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका के सबसे शीर्ष पर बैठे पद के व्यक्ति पे भी जूता फेंका जाता है। आज हालात देखिए आप क्या हो गई, हालात देखिए आप क्या हो गई। देखिए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जाति में बदले नहीं है, लेकिन इतिहास इस बात की गवाही देता है कि उनसे पहले बहुत सारे चीफ जस्टिस हुए, उन्होंने बहुत सारे फैसले दिए, वाद विवाद हुआ है, आलोचना हुई है, लेकिन किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके ऊपर जूता फेंक दे, क्योंकि वो दलित जाति के हैं, इसलिए पूरे दलित समाज के स्वाभिमान को जूते की नोक पर रखने के लिए उनके ऊपर जूता फेंका गया। ये हमारे लोग, ये हम सबके ऊपर एक तमाशा है मेरे भाई, ये सबके ऊपर एक तमाशा है। और ये आजाद भारत में हम लोग कहां खड़े हैं, ये आकलन करने का समय देश में सुप्रीम कोर्ट से बाबरी मस्जिद के लिए फैसला आया। पूरा देश कहता था कि बवाल हो जाएगा, हालांकि मुस्लिम समाज के लोग खुश नहीं थे, क्योंकि फैसला मेरिट पे नहीं था, फैसला जो है वो भावनाओं के अधीन में आके लिया गया था। लेकिन फिर भी सबने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया, आलोचना की, लेकिन आलोचना का असर भी संवैधानिक रखा, आलोचना करने का अधिकार संविधान में देगा। इस देश में और फैसले आए, इस देश में प्रमोशन रिजर्वेशन पे सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया
कि पहले सबको डिमोशन करो और फिर उसके बाद जो है हम इस पिटीशन को सुनेंगे। तमाम फैसले आए SC ST एक्ट को 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन आपको याद होगा। 20 अगस्त को SC ST एक्ट को कमजोर कर दिया गया, आपको सड़कों पर आना पड़ा, फैसले की आलोचना हुई, आंदोलन हुआ, लेकिन किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर जूता नहीं फेंका मेरे भाई। यह हिम्मत कहां से आती है? यह हिम्मत इस बात से आती है कि जब सामने वाले की जात के आधार पे जो है उस पर जुल्म किया जाता है, उसकी पहचान होती। आप तो ये कहा था बड़े नेता ने कि कब्रों से पता लग जाएगा कि अपराधी कौन है, उसका धर्म क्या है। आप जानने का प्रयास करो मेरे भाइयों। आपके CBI को जूता पड़ रहा है, आपके IG लेवल का अधिकारी गोली मार ले रहा है, यो मानवी को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। और मैं कहना तो नहीं चाहता था मेरे भाई, लेकिन जवाब आपको भी देना। दोगे नहीं दोगे बताओ? दोनों हाथ पकड़ के बताओ, जवाब दोगे नहीं दोगे? आप बड़े भोले वाले हो, बड़े सीधे साधे हो। उस नेता का पर कब तक करोगे भरोसा? उस नेता पर कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा? समझे नहीं समझे? उस नेता पे कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा, जो कहता है कि हम सरकार के आभारी हैं, उस सरकार के आभारी हैं जिस सरकार ने हमारे लोगों की खाल खींच ली, जिस सरकार ने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रोने का काम मंजूर किया, जिस सरकार ने हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया, जिस सरकार ने हमारी मस्जिदों को, दरगाह को, खानकाह को, हमारे धार्मिक स्थलों को फतेहपुर में, और अगर कोई आंदोलन करने आया तो लाठियों से पीट के जेल में भेजने का काम किया, जिनके राज में आपके भाई के बदन पर 5-5 गोली चली, खून की होली खेली गई, और जिनके राज में 2 अप्रैल 2018 में हमारे लोगों को पीट पीट कर लाते मार मार कर जेल में बंद कर दिया गया, और नासिर के आंदोलन में माथे पर सर पर गोली चला के मुस्लिम भाइयों का नरसंहार किया गया। उस सरकार को कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। इतने भोले बनने जाओगे, मैं स्वामी अच्युतानंद जी की धरती से कह रहा हूं, इतने भोलेपन में रहोगे तो ठगे जाते रहोगे। आज आप जानते हो जिस तरह से नौजवानों ने पकड़ी है मिशन की रफ्तार, जिस तरह से नौजवानों ने पकड़ी है मिशन की रफ्तार, तो कई लोग हो गए हैं खबरदार खबरदार खबरदार। लेकिन याद रखो कि आप पुलिस, आप सब लोगों की निगाह, आप सब लोगों की निगाह आपकी तरफ है, आप सब लोगों की निगाह आपकी तरफ है, और लोग ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडा राज से कैसे निजात मिली, कैसे गुंडा राज को खत्म किया जाएगा, कैसे हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिलेगा, कैसे कानून व्यवस्था अच्छी होगी, और कैसे हमारे लोगों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा। आज ये चैलेंज है हम लोगों के सामने, आप सब लोगों के सामने, और हमें इस चैलेंज को स्वीकार करना है और दिन रात जाकर मेहनत करके इस गुंडागर्दी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना। उखाड़ फेंकोगे, उखाड़ फेंकोगे, उखाड़ फेंकोगे, फेंकोगे बताओ। प्यारे भाइयों, कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाली सरकार लखनऊ में कल ही, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल ही 3-4 दरिंदों ने एक बच्ची का जो है उसके सम्मान को छीन छीन करने का काम किया, और यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रावास को लेकर कल मेरे भाई जो आज सड़कों पर उतरे हुए थे कि कुलपति जी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यही मैंने अखबार में पढ़ा 2 दिन पहले, यही मैंने अखबार में पढ़ा। प्यारे साथियों, क्या आप इस सरकार के कामकाज को अच्छा कामकाज मानते हो? जिस सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों में घोटाला करके आपके बच्चों की नौकरी छीन ली हो, जिस सरकार में कोई पेपर
जो पेपर लीक ना हुआ हो या आरक्षण में घोटाला ना हो। और इस सरकार में जब जब आप अन्याय खिलाफ लड़ाई करने आए तो झूठे मुकदमे लगा के जेल में भेजने का काम किया। उस सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया। क्या मैंने कभी आपकी लड़ाई को कमजोर किया? क्या कभी आपका हाथ छोड़ा? क्या अन्याय में कभी आपको अकेला छोड़ा? क्या पार्लियामेंट में कोई ऐसा विषय है जिसको मैंने आपके नाम उठाया हो? आशा बहने, आंगनबाड़ी बहने, भोजन माता बहने, ग्राम पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवान, पुलिस के भाई जो मजबूरी में मुकदमे लगाते हैं, हम लोगों को ढकेलते हैं, उनको 8 घंटे की ड्यूटी मिले, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, बॉर्डर स्कीम खत्म हो, इन तमाम वेतन की संख्या दूर। इन मामलों के लिए मैंने पार्लियामेंट में बढ़ करके आवाज उठाई। मैंने इसलिए नहीं उठाई कि तनख्वाह बढ़ा दो, ये भत्ते बढ़ा दो। मैंने आवाज उठाई तो इसलिए उठाई कि नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। और मैंने आवाज उठाई तो इसलिए उठाई कि समान काम समान वेतन 500 लागू होनी चाहिए। और जो ठेके पे संविदा पे काम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित वेतन मिलना चाहिए। मैंने हर विषय पर आवाज उठाई, हर जुल्म पे आवाज उठाई। अब बारी आपकी है। अगर आप चाहते हो कि ये आवाज आपके घरों तक पहुंच जाए तो आने वाले तीसरे पंचायत चुनाव में जब आपने सबको मौका दिया है तो एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? जोर से बताओ, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? और अगर आप तैयार हो तो मिलना चाहिए तो फिर मेहनत करने के लिए भी तैयार हो जाओ। दोनों हाथ से उठाओ और कहो कि आप घर घर जाके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करोगे। करोगे नहीं करोगे बताओ? लोगों को जोड़ने का काम करोगे नहीं करोगे बताओ? घर घर तक ये आवाज पहुंचाने का काम करोगे नहीं करोगे बताओ? और जैसा मैंने आपको बताया, पिछड़े वर्ग के लोगों को, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को और न्याय पसंद सामाजिक न्याय को मानने वाले लोगों को जब हम इस विचारधारा के बारे में जाकर बताएंगे और कमर कर देंगे कि मैं 100 किलोमीटर दूर न जाके अपने 10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी गांव, जितने भी लोग, जितने भी घर पड़ते हैं, सब घर गांव तक पहुंचकर अपने लोगों को जागरूक करके भाईचारा बना के और उनकी वोट की हमें समझाने का काम करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4 बच्चों को कुर्बान करके आपके हाथ में इतनी बड़ी ताकत देके गए थे कि जिसे चाहो कुर्सी पर बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पर पटक दो। आज हालात ये है कि जिनकी संख्या इतनी सी है वो राजकाज चला रहे हैं और जिनकी संख्या बहुसंख्यक है उनके ऊपर जुल्म जाती हुई। कुछ तो गलती हुई है ना, कुछ तो गलती हुई है ना। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। क्या आज वोट वालों का राज है? आप तो नोट वालों का राज है। उपस्थित माताओं, बहनों, प्यारी बच्चियों, छोटे भाइयों, मुझसे बड़े सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं अपनी बात को रखने से पहले आपसे आग्रह करूंगा कि आप बैठ जाओ, क्योंकि मेरे अनुभव है और आप जानते हैं मैं बिना अनुभव के कोई बात नहीं कहता। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने अपने स्थान पर बैठना है और जहां बैठने की व्यवस्था नहीं है वो थोड़े से पीछे होना है। मैं इसका कारण भी आप लोगों को बताऊंगा। मैं इसका कारण जिम्मेदारी से आपको बताऊंगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगले 1 मिनट में आप मेरी बात को माने और बैठ जाए। जो लोग वहां आए अगर बात चेयर है तो चेयर वाले लोग बैठ जाए और चेयर नहीं तो चेयर के पीछे हो जाए, जिससे जो बैठे हुए लोगों को परेशानी ना हो। मैं इसका कारण भी आप लोगों को बताऊंगा और मेरा विश्वास है कि कारण को जानने के बाद आप मेरी बात को समझ जाएंगे कि मैंने आपको बैठने को क्यों कहा। ये जो बीच में नौजवान खड़े हैं थोड़े से मदद करा दो। और ये जो नौजवान है जो मैं तो समझता हूं ये एक बात को मान लेते हैं, लेकिन ये ऐसा व्यवहार इससे भी मैं सहमत नहीं। कुर्सी नहीं तो पीछे चले जाओ, आपकी वजह से दूसरा भी आदमी परेशान होगा तो ये तो अच्छी बात। मैं समझ गया कुर्सी कौन है, ये बात
बाद में अपनी मांगे पूरी मांगे, लेकिन आप अपने खुद को भी परेशान रखो, दूसरे को परेशान करके तो अच्छी बात नहीं। थोड़ी सी मदद कराओ, तेजी से मदद कराओ, समय कम है और समय चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। ये जो ये नौजवान है, इनसे भी कह रहा हूं, प्यारे साथियों, आज जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की विचार परंपरा के वाहक स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी की कर्म भूमि इलाहाबाद प्रयागराज में मैं आज इस 18वें प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आपके बीच पहुंचा हूं। ये सम्मेलन सहारनपुर से शुरू हुए थे। पहला सम्मेलन सहारनपुर में हुआ, पश्चिम के मंडलों को होता हुआ ये बुंदेलखंड पहुंचा, बुंदेलखंड के बाद लखनऊ और पूर्वांचल के मंडलों को छूता हुआ, रोहिलखंड के मंडलों को छूता हुआ और यहां प्रयागराज में 3 बार ये कार्यक्रम कैंसिल हुआ और आज बड़ी मुश्किल से संगीनों के साए में, पुलिस के जबरदस्त पहरे में ये कार्यक्रम हम सब लोग सफल करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं सर्वप्रथम सभी जिले के कमेटियों को, मंडल के नेताओं को, प्रदेश कमेटी के साथियों को और यहां उपस्थित हजारों की संख्या में पहुंचे मुझसे प्यार करने वाले मेरे परिवार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। प्यारे साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और नमन मैं इसलिए करता हूं क्योंकि जब मैं उनके जीवन को देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि अगर ये महापुरुष ना होते तो आज औरों को छोड़िए, मेरे जैसे गरीब परिवार का प्राइमरी स्कूल के टीचर का बेटा भारत की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर नहीं होता और यहां इस मंच पर खड़े होकर अपनी बात को नहीं रखा हो। प्यारे साथियों, मैंने आपको बैठने के लिए इसलिए कहा था, मेरा अनुभव है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और टीचर अपनी बात को पढ़ाया करता था, समझाया करता था, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते थे जो बहुत गंभीरता से टीचर की बात को सुनते थे, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते थे जो जब टीचर पढ़ा रहा होता था तो कभी आपस में बात करते थे, कभी इधर उठते थे, कभी उधर उठते थे, कभी इधर बैठते थे, कभी उधर बैठते थे, कभी इधर उधर भागने का काम करते थे, कभी इधर उधर कूदने का काम करते थे। तो अध्यापक तो अपनी पूरी मेहनत कर देता था और बाद में जो विद्यार्थी इस तरह का व्यवहार करते थे और उनकी समझ में